आज मेरी शादी का दिन था और मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं बेहद खुश था क्योंकि जिस औरत से मैं बचपन से प्यार करता था उससे ही मेरी शादी हो रही थी। हम दोनों साथ खेला करते थे और मैं उसे बहुत पसंद करता था। समय के साथ साथ हम दोनों बड़े होने लगे। मैं पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया क्योंकि हम गांव में रहते थे। जब वापस आया तो उसे देखकर हैरान रह गया। वह और भी खूबसूरत हो गई थी। अब मेरा दिल उसकी तरफ और ज़्यादा खींचने लगा और मैंने सोच लिया कि मैं उसी से शादी करूंगा। मैंने अपनी माँ को भी इसके बारे में बता दिया था। मेरी माँ बीमार रहती थी और मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्हें भी वह लड़की बहुत पसंद थी। उसका नाम रुचि था और मेरा नाम करण। हम लोग सामान्य से लोग थे, न ज़्यादा अमीर न गरीब। मैं उस लड़की से इतनी मोहब्बत करता था कि मुझे लगता था कि मेरे जितनी मोहब्बत किसी ने किसी से नहीं की होगी। इसलिए आज मुझसे ज़्यादा खुश और कौन हो सकता था। हमारी शादी हो गई, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने शादी से पहले ही रुचि के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी थीं। दरअसल एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई थी और उसने माँ को रुचि के बारे में कई बातें बताई थीं। उस औरत ने अपना चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था, इसलिए माँ को नहीं पता कि वह कौन थी। उन्होंने कहा था कि यह लड़की ठीक नहीं है, इसका किसी के साथ चक्कर था। इसके पीछे तो बहुत सारे लड़के लगे रहते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। मैंने माँ से कहा था कि जब परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की की शादी हो रही है तो कोई न कोई इस तरह का ड्रामा ज़रूर करता है। इस तरह के केस पहले भी देखने में आते हैं कि परिवार की किसी खूबसूरत लड़की का रिश्ता हो रहा हो तो परिवार से कोई चाची, कोई फूफी उठकर उसका रिश्ता खराब करने की कोशिश करती है। लेकिन मेरी माँ तो गांव की औरत थी, सीधी सादी। उनके दिल में यह बात बैठ गई थी। अब मैं अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन वह मुझे रोक रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे बात करनी है। मैंने कहा कि माँ, आज के दिन तो मुझे छोड़ दें। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं इन बातों को नहीं समझता और वह भी मजबूर हैं कि मेरा पिता इस दुनिया में नहीं है और मेरा कोई शादीशुदा भाई भी नहीं है। मैंने कहा कि माँ, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे करना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि बस यह चीज़ अपने पास रख और बाकी तुम खुद समझदार हो। माँ ने मुझे एक बैग पकड़ा दिया और कहा कि अब मैं अपने कमरे में चला जाऊं। मैं हैरान था कि मेरी माँ किस तरह की हरकतें कर रही थीं। मेरी माँ बहुत मासूम थी। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मैंने सोचा कि यह बैग मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, इस तरह से तो मैं बड़ा अजीब लगूंगा। अगर मेरी पत्नी ने पूछ लिया कि इसमें क्या है तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे तो खुद नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। जब मैंने बैग खोला तो मैं माथा पीट कर रह गया। मेरी माँ भी बाकी गांव की औरतों की तरह हरकतें कर रही थीं। उन्होंने कहा था कि तुम खुद समझदार हो और मैं वाकई खुद समझदार था, क्योंकि मुझे पता था कि वह क्या करवाना चाहती थीं। इस बैग के अंदर एक सफ़ेद रंग की चादर थी। मुझे तो उन्होंने बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मुझे इस चादर के बारे में अपनी माँ को भी जवाब देना पड़ता और अपनी पत्नी को भी। अब मैं क्या करता? मेरी पत्नी मुझसे अगर पूछ लेती तो वह यह कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ ने यह सब कुछ क्यों किया था, क्योंकि उन्हें मेरी पत्नी पर भरोसा नहीं था और उन्होंने लोगों से बातें सुनी हुई थीं, इसलिए वह पुष्टि करना चाहती थीं। दरअसल हमारे गांव में कुछ समय पहले इस तरह का एक मामला सामने आया था और बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे कानों तक भी पहुंच गई थी कि लड़की की सास ने शादी की पहली रात इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो लड़की को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि क्या मुझे गलत समझते हैं, और वह नाराज़ होकर वापस अपने घर आ गई। वह भी शादी की पहली रात। बड़ा प्रॉब्लम हुआ था और 6 महीने तक वह लड़की अपने घर में ही बैठी रही थी। फिर जाकर सुलह हुई थी। मैं तो परेशान हो गया कि अगर रुचि भी इस तरह नाराज़ हो गई तो 6 महीने तो क्या, मैं तो उसके बिना 6 घंटे भी नहीं गुजार पाऊंगा। और किसी लड़के पर कितना बड़ा जुल्म है कि वह अपनी पसंद की औरत से शादी करे और वही नाराज़ होकर 6 महीने तक उसे अपनी शक्ल तक न दिखाए। मैंने उस बैग को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया और कमरे में आ गया। लेकिन मेरी माँ ने न सिर्फ मुझे मुश्किल में डाला था, बल्कि मेरा दिमाग भी खराब कर दिया था। मैं अजीब सी उलझन में फंस गया था। आधा दिमाग तो मेरा माँ की बात की तरफ लग चुका था। रुचि मेरी मोहब्बत थी, लेकिन कभी उससे बात न हुई थी। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। मैंने बड़े तरीके से उस चादर को एक तरफ रख दिया, लेकिन रुचि ने यह देख लिया पर मुझसे जिक्र नहीं किया। मैंने उसके लिए तोहफा लाया था जो मैंने उसके सामने पेश किया और मैंने उससे कहा कि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही हैं, कभी उनका दिल ना दुखाना, अपनी माँ समझकर उनकी बातें सुन लेना। उसने कहा कि ठीक है,
हम लोग खुश थे, हमारी जिंदगी का आगाज था। लेकिन जब सुबह हुई तो घर में हंगामा मच गया। मेरी माँ चुपके से कमरे में आ गई। मैं तो पहले ही कमरे से बाहर चला गया था। अगर देर तक पत्नी के कमरे में रहता तो रिश्तेदार बातें करते, और रुचि शायद नहाने के लिए बाथरूम में थी और माँ ने हमारे कमरे की तलाशी ले ली। बस उनको वह चीज़ मिल गई और उन्होंने इस पर ही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बहन से यह बात कर दी। उनकी बहन यानी मेरी मौसी भी शादी में आई हुई थी। उन्होंने अपनी बहन के सामने दिल हल्का कर लिया। पर मेरी मौसी तो इस मामले में बड़ी अजीब थीं। वह तो पूरे खानदान में बातें फैलाने के लिए मशहूर थीं, और यह बात फैल गई कि मेरी पत्नी चरित्रवान नहीं है, क्योंकि जैसा वह लोग चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ था। मैं पढ़ा लिखा था, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और माँ ने मुझसे कहा कि अब क्या तू सारी ज़िंदगी इसी लड़की के साथ गुजारेगा जो तेरे साथ वफ़ादार नहीं है। मैंने कहा कि अभी तो हमारी वफ़ा की शुरुआत हुई है, मेरे साथ कैसे वह बेवफ़ाई कर चुकी है। और वैसे भी अगर आप इस पर अमल करें तो दुनिया में 60% औरतें बेवफ़ा निकलेंगी। मेरी माँ ने कहा कि मुझे नहीं समझ आती तेरी बातें, पर यह लड़की ठीक नहीं है। मैंने कहा कि मेरे लिए ठीक है, मैं उससे खुश हूँ, मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तुम लोगों को नहीं गुजारनी। मैंने अपनी पत्नी के लिए अगले ही दिन अपनी माँ के सामने आवाज़ ऊंची कर दी थी, और यह अच्छी बात नहीं थी, पर मैं मजबूर हो गया था। मैं अपनी पत्नी को भी तो नहीं छोड़ सकता था। वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी मोहब्बत भी थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो फिर लोगों की बातें कैसे सुनता। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वह भी यही करता। यही हुआ जिसका डर था। यह बात मेरी पत्नी के कानों तक भी पहुंच गई, क्योंकि मैंने खाला को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। मेरी मौसी बड़ी अजीब थीं। उन्होंने मेरी माँ से भी बातें सुन लीं और उनसे हमदर्दी जताने लगीं कि तुम्हारी बहू तो ऐसी निकली, पर कोई बात नहीं। और अब मेरी पत्नी को भी सब कुछ बता दिया और उससे भी कहा कि तुम बुरी फंसी। ऐसे लोग दोहरी नीति से खेलते हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं जब कमरे में गया तो रुचि अपने फ़ोन पर बिजी थी। मैं सोच रहा था कि वह कोई बात नहीं करे तो अच्छा है। अगर वह खामोश थी तो मैं भी खामोश ही रहूं। उसने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारी माँ से मुझे यह उम्मीद नहीं थी, वह तो बड़ी जाहिल निकली। मैंने कहा कि उनको भी तुमसे कोई उम्मीद थी जिस पर तुम पूरी नहीं उतरी। जब उसने मेरी माँ को जाहिल कहा तो मुझे गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं कैसे पूरी उतरती, अब नहीं उतरी तो नहीं उतरी, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ तो न रखो। मैंने कहा कि इसका मतलब जो लोग कह रहे हैं वह सच है। उसने कहा कि अच्छा, तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है। चलो फिर, तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोचो। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे सफाई दो, मुझे ठीक करो, कोई तो ऐसी बात करो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। उसने कहा कि मैं किसी को मुतमईन नहीं करने वाली हूँ, और जहाँ सफाइयाँ देनी पड़ती हैं वहाँ रिश्ते कमज़ोर होते हैं। अगर रिश्ता इतना ही कमज़ोर था तो तोड़ दो इस रिश्ते को। मैंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, आज हमारी शादी का 3रा दिन है और तुम अपने मुंह से मुझे यह सब कहकर उकसा रही हो। जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा। मैं हैरान था कि उसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। उसका मतलब यह था कि जो मेरी माँ कह रही थी वह सच था। लेकिन जब एक इंसान आपको हकीकत न बताए और कहे कि जो भी सोचना है सोचना लो, तो उसका क्या मतलब होता है। मैंने कहा कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं पहले ही खानदान का सताया हुआ लड़का हूँ। छोटी उम्र में मेरे पिता चल बसे थे, तुम्हें पता ही है। और मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती हैं। उनके लिए उनकी खुशियों का केंद्र बिंदु सिर्फ मैं हूँ। मैं अपना घर बर्बाद करके अपनी माँ को सदमा नहीं देना चाहता। शायद मैं अपनी माँ की बात मान लेता, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने ऐसा कहा तो मुझे लगा कि वो कुछ बोलेगी, पर वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने कहा कि अब तुम जो हो, जैसी हो, मेरी ही किस्मत हो, और मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। खुदा करे कि ये बात तुम्हारे दिल में घर कर ले और तुम भी मुझे बदले में इज्जत और मोहब्बत करने लगो। उसने कहा कि हाँ, जब तुम अंदर आए थे तो मैं तो तलवार ली खड़ी थी ना। मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। मैंने कहा कि बस अच्छे तरीके से रहो और मेरी माँ के सामने कोई बात ना करना। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है तो उनको इस हवाले से कभी भी कोई ताना नहीं देना। वो भी तुम्हारे मुंह पर तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहेंगी, और पीठ पीछे तो तुम भी बहुत कुछ बोल सकती हो, इसी तरह वो भी कुछ भी बोल सकती हैं। मैं अपनी माँ और पत्नी के दरमियान की जंग में मोहरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने दोनों को कह दिया कि बस जो हो गया सो हो गया। चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ दो और वक्त को गुजरने दो।
मेरी माँ के दिल में ऋचा के लिए कभी भी इज्जत नहीं बन पाई, क्योंकि उनके दिमाग में यही बात बैठ गई कि वो कैरेक्टरलेस है और एक कैरेक्टरलेस औरत से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवा दी है। लेकिन मुझे इस बात से इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बस जो था सो था। हर किसी का अपना सोच होता है। मेरी ज़िंदगी फ़िलहाल ठीक ही जा रही थी जब एक दिन ऋचा ने मुझसे खर्चा मांगा तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। शादी पर कुछ कर्ज उठाया था, उसकी किस्त देनी है। तुम्हारा जो भी खर्चा है वो मैं अभी नहीं दे सकता। अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो बता दो। मैंने कहा कि कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी है तो 2,000 तक पैसे हैं, वो ले लो। उसने कहा कि 2,000 से मेरा गुजारा नहीं होता, बस नहीं देने तो ना दो, मैं कुछ और कर लूँगी। मैंने कहा कि अपने माँ बाप से नहीं मांगना, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसने कहा कि अपने माँ बाप से नहीं मांगूंगी। मुझे लगा कि शायद उसके पास कुछ पैसे पड़े होंगे, उनमें से इस्तेमाल कर लेगी। मैंने उसे पैसे नहीं दिए और अगले महीने भी ना दे सका। उसने मुझसे मांगे भी नहीं और फिर मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें थीं, इतने सारे काम थे कि मैं भी भूल गया कि मुझे उसे खर्चा देना है। पैसे आते हुए तो सबको अच्छे लगते हैं, जाते हुए बुरे ही लगते हैं। इसीलिए मैंने भी दोबारा इस मुद्दे के बारे में नहीं सोचा। वो नहीं मांग रही थी तो मैं भी खुश था। लेकिन जब 2 महीने गुजरे तो एक बात सामने आई कि मोहल्ले में रोज़ एक लड़का हमारे घर के पास से गुजरता है और 2-4 चीज़ें हमारे घर के सामने रख के चला जाता है, जो ऋचा उठा लेती है। मैंने यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि यह कौन लड़का है? मेरी माँ ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि कौन लड़का होगा? तेरी पत्नी का आशिक होगा। वैसे तो है, बहुत कम उम्र का। मैंने माँ से कहा कि आपने इस लड़के को देखा है? तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, लड़का सा है जैसे किसी स्कूल का होता है। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो बात सुन के आग बबूला हो जाएं और पहले ही आखिरी नतीजा निकाल लें। मैं बातचीत पर यकीन रखने वालों में से था। मैंने अपनी पत्नी को अपने सामने बैठाया और उससे पूछा कि ये सब क्या है। मुझे लगा कि वो कहेगी कि ओह, तुम्हें कैसे पता चल गया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसने कहा कि और मैं क्या करूं? तुम तो मुझे खर्चा देते नहीं हो, फिर छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या सब कुछ करना पड़ता है? क्या कर रही हो तुम और वो क्यों चीज़ें रख के जाता है? उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे बहुत कम उम्र का है। मैंने बस उसे अपनी बातों में लगाया हुआ है और उससे 2-4 चीज़ें मंगवा लेती हूँ। चॉकलेट खाने का दिल करे या कोई चीज़ खाने का, या कभी कुछ और। बस 2-4 अच्छी अच्छी बातें कर देती हूँ। मैंने अपनी पत्नी को हैरान होकर देखा। मैंने कहा कि तुम ये सारी बातें इतने आराम से कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है इनका मतलब क्या है? तुमने उस लड़के को अपनी बातों में उलझा रखा है ताकि तुम उससे अपनी चीज़ें निकलवा सको और ये बात भूल गई हो कि तुम किसी की पत्नी हो। उसने कहा कि ये बात मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं किसी की पत्नी हूँ, इसीलिए तो सिर्फ बातों में लगाया हुआ है। उसने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी है। और फिर तुम खर्चा नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगी? मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी और दुनिया की बातें कर रही हो। उसके लिए ये सब कुछ इतना सामान्य था। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो। तुम उससे कोई चीज़ नहीं लोगी, ना ही वो इस घर पर आएगा। अगर वो इस घर पर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसे जान से मार दूंगा। अब ऋचा को पता चला कि इस बात की गहराई क्या है तो वो खामोश हो गई। उसने कहा कि ठीक है, मना कर दूंगी। और मैंने उसे कहा कि ये लो 10,000 रुपये जो तुम्हारा इस महीने का खर्चा है। इस महीने में 10 दिन रह गए हैं। 10,000 तुम्हें पहली तारीख को भी मिल जाएंगे। जो भी तुमने खाना खरीदना है, जो भी चीज़ लेनी है, इन पैसों से ले लो और किसी को भी घर पर ना बुलाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बाबा की और मेरी इस मोहल्ले में बहुत इज्जत है। हमारी इज्जत को यूं नीलाम ना करो। अपने चॉकलेट और चिप्स के लिए मेरी इज्जत गिरवी मत रखो। वो खामोश हो गई और उसने इतना ही कहा कि वो ऐसा नहीं करेगी। मैं बड़ा परेशान था। मैंने अपनी माँ को कह दिया कि वो उसका दूर का कज़न है, चीज़ें वगैरह रख के चला जाता है। मेरी माँ ने कहा कि उस कज़न को शादी में तो नहीं देखा। मैंने माँ को बहुत सारे इधर उधर के बात करके उनको ठीक कर दिया था और मैंने माँ के सामने अपने आप को बुरा बनाया कि मैं उसको खर्चा नहीं दे रहा था ना, इसीलिए। माँ ने कहा कि तू क्यों नहीं खर्चा देता? तेरी पत्नी है तो खर्चा दिया कर। तुझसे नहीं लेगी तो फिर और क्या करेगी? और अगर अपने माँ बाप से या कज़नों से पैसे मांगेगी तो तेरी ही इज्जत खराब होगी। मैंने कहा कि जी माँ, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। मैंने इस मामले को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया था, इसीलिए मैं ठीक था।
मैंने सोचा कि चलो घर की बात घर में रह गई, वरना तो ये बात फैल के ना जाने कहाँ चली जाती। मैं अभी भी हैरान था। शायद उसके घर का माहौल ही ऐसा था। शायद वो उस चीज़ को बुरा नहीं समझती थी, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है वो किसी और के लिए बिल्कुल सामान्य होती है। पर कहते हैं कि जंगल में आग बहुत जल्दी फैलती है और मोहल्ले में बातें। ये बात भी फैल गई कि फलां का लड़का मेरी पत्नी के साथ फ़ोन पर बात करता था। उसने उससे बहुत सारी चीज़ें ले लीं और फिर उसको ब्लॉक कर दिया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, वो बात नहीं करता था, वो सिर्फ चीज़ें ही लेकर देता था। लगता था उसने पैसे नहीं दिए होंगे। कहानियाँ बनने शुरू हो गई थीं। मैं बस यही प्रार्थना कर सकता था कि लोगों को कोई और कहानी मिल जाए ताकि वो उस बात को भूल जाएं। मेरी पत्नी की बाकी हरकतें भी कौन सी ठीक थीं। वो अपने हुस्न में पूरी थी। मैं उससे मोहब्बत करता था। वो मेरी आंखों को अच्छी लगती थी। खुद को सजाती थी, संवारती थी। लेकिन घर में भी तो उसकी कोई भी सरगर्मी नहीं थी। ना तो वो घर के काम ठीक से करती थी, ना ही अच्छा खाना बनाती थी। घर के काम तो कोई बच्चा भी कर लेता है। झाड़ू मारना या बर्तन धोने और कपड़े धोने की भला कौन सा ऐसा काम होता है जो कोई कहे कि मुझे ये काम नहीं आता। वो कहती थी कि मुझे ये काम नहीं आता, मैंने कभी ये काम किया नहीं है। और खाना भी ऐसा बनाती थी कि खाने का दिल ही नहीं करता था। खाने का काम तो माँ ने खुद ही संभाल लिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा खाना बनेगा कि खाने का दिल ही नहीं करे तो अन्न बेकार होगा, और ये बहुत बुरी बात है। मैं बड़ी मेहनत से पैसे कमाता था। एक दिन मैंने उसे कहा, मैंने सोचा था कि तुम आओगी तो सारा घर तुम संभाल लोगी, माँ आराम करेगी, और जब भी मैं आता हूँ वह कोई ना कोई काम कर रही होती है। उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ, लेकिन फिर तुम मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि फिर मैं तुम्हारी पत्नी कम और इस घर की नौकरानी ज़्यादा बन जाऊंगी। शक्ल भी मेरी नौकरानियों की तरह हो जाएगी और हालत भी। मेरे शरीर से अदरक और लहसुन की बू आएगी। ऐसी पत्नी अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक है। मैंने कहा, देखो यार, बीच का रास्ता भी होता है। औरतें घर के काम भी करती हैं और अपने आप को भी ठीक रखती हैं। अभी कौन से तुम्हारे बच्चे हैं? उसने कहा, बच्चों का तो नाम ही मत लो, झर लगते हैं मुझे। बच्चे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। छोटी छोटी खून चूसने की मशीनें होती हैं। मुझे तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैंने कहा, क्या तुम बच्चे नहीं पैदा करोगी? उसने कहा, मैं तो नहीं करूँगी। जब तक मेरा दिल करेगा तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जब मेरा मूड होगा तब देखी जाएगी। और वैसे भी बच्चा अभी पैदा करो या बाद में, बच्चा तो आपको जलील करने के लिए दुनिया में आता है। मैंने कहा, ऐसे नहीं कहते, नेमत होती है। उसने कहा, नेमत नहीं, ज़हमत होती है। मैंने देखा है अपनी बड़ी बहन को। शादी से पहले मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। 3 बच्चे पैदा हुए। ऐसा लगता है कि कोई फ़कीर औरत है। उसके हाथ पांव देखो तो उल्टी आती है। अपना ख्याल ही नहीं रख पाती, लेकिन अपने बच्चों को खूब अच्छी तरह रखा हुआ है। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ज़िंदगी एक बार मिलती है। मैं अपनी ज़िंदगी यूं नहीं ख़राब करूँगी। मैं उसकी बातें सुनता था तो मेरे सिर में दर्द हो जाता था। आखिर यह किस किस्म की इंसान थी? लेकिन एक बात थी कि वह मेरी माँ के सामने कभी भी जवाब नहीं देती थी। हाँ, जब मैं कमरे में आता तो मुझसे बहुत शिकायत करती थी। मैंने माँ को भी कहा कि मैं उसे खर्चा नहीं दे रहा था, इसलिए उसने उस लड़के से सामान मंगवाया था। बाकी मोहल्ले वाले झूठ बोल रहे हैं और अब यह बात पुरानी हो गई है। आप इस बात को भूल क्यों नहीं जाती? मेरी माँ ने कहा, कैसी बातें कोई नहीं भूलता। मैंने कहा, घर के लोगों को तो समझना चाहिए, बाहर वाले तो वैसे ही बातें करने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन अभी मेरी माँ इस बात को भूली ही थी कि एक नई बात सामने आई। मैं ऑफिस में था। मुझे मेरी माँ ने कॉल की। उन्होंने कहा कि ज़रा घर आ जाओ, घर में मेहमान आए हैं और तुम्हारा यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, ऐसे कौन से मेहमान हैं जो मेरा यहाँ होना ज़रूरी है? मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग होने वाली है। माँ ने कहा, फ़ौरन घर आ जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। जब उन्होंने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ख़राब है। मैं घर आया तो घर में एक औरत बैठी थी। शक्ल से ही बड़ी गुस्से वाली लग रही थी। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह उसकी बहू है और यह लड़की बार बार रो रही थी। ऋचा कमरे में थी, बाहर नहीं आई थी। मैंने कहा कि मेहमान आए हैं तो उसे भी बाहर आना चाहिए था। खैर, मेरी माँ ने मुझे कहा कि ज़रा 1 मिनट कमरे में आओ, और उन्होंने मुझे आकर बताया कि मामला क्या है। मैंने कहा, यह लड़की कौन है? उन्होंने कहा,
यह तुम्हारी पत्नी के आशिक की पत्नी और उसकी माँ है। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप उनसे पूछो जिसने इस औरत के पति को फंसा रखा है और वह उसको समय नहीं देता। उसने कल परसों अपने पति का मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें से तुम्हारी पत्नी का नंबर निकला और यह औरत बता रही है कि अपनी बहू को समझाएं कि हमारे घर में आग न लगाए। दोनों आपस में फ़ोन पर बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें हो रही थीं, और उसके पति ने तुम्हारी पत्नी को अभी तक 1.5 लाख रुपये भी भेजा है। वह कह रही हैं कि हमारे पैसे भी वापस करो और अपनी घर की औरत को समझाओ। ये लड़की जब से आई है तब से रो रही है। उसकी शादी हुई है, उसका पति उसे समय नहीं देता, उससे बात नहीं करता, उसको खर्चा नहीं देता क्योंकि तुम्हारी पत्नी के साथ लगा रहता है और खर्चे भी उसको भेजता है। मैंने कहा, यह सब कुछ झूठ है। माँ ने कहा, झूठ? उन्होंने मुझे सारे सबूत दिखाए, मुझे तस्वीरें दिखाई, संदेश पढ़कर सुनाए। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें देखने हैं तो अभी भी संदेश उनके पास हैं। इसी तरह उसने उनको तस्वीरें भेजी हैं, वह भी इसी घर में खड़ी होकर बनाती रही है। यह तो तुम्हारी पत्नी का पूरा माशूका ही निकला है, कोई आम बात नहीं है। अब तुम क्या करोगे? सारे मोहल्ले में तो वह बदनाम हो रही है, और यह लोग क्यों तुम्हारी पत्नी की इज्जत रखें? जब तुम्हारी पत्नी की वजह से उनका घर बर्बाद हो रहा हो तो ये क्यों उसके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे? यह उसका पर्दा नहीं रखेंगे, ये तो पूरे मोहल्ले को बताएंगे, और अब तो हमारी बेइज्जती हो गई है। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। हम दोनों कमरे में खड़े थे कि वे दोनों औरतें भी वहीं आ गईं। उन्होंने कहा, अपनी पत्नी को समझा लो, हमारे बेटे का पीछा छोड़ दें। इस औरत ने कहा कि यह मेरी बहू ही नहीं बल्कि मेरी बहन की बेटी है और उसका घर बर्बाद हो रहा है। आपकी पत्नी को आप न जाने कहाँ से पकड़ के लाए हैं, जो आपके बेटे के होते हुए भी दूसरे मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनसे पैसे लेती है और मुलाकातें करने के लिए भी बुलाती हैं। अगर ये सब कुछ हमें पता न चलता तो आज ही इन लोगों ने मुलाकात का प्लान बनाया हुआ था। हमने पूरी व्हाट्सएप चैट देखी है। बेटा, तुम्हारी माँ को इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी बीवी पूरा दिन फ़ोन पर बैठकर क्या करती रहती है। अपनी बीवी को काबू में रखो, नहीं तो मोहल्ले में ऐसी गंदगी मचाएगी कि सारा मोहल्ला देखेगा। मैं खामोश हो गया और मैंने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हम जा रहे हैं। अब अगर दोबारा इस तरह की कोई बात हुई तो हम मोहल्ले के सारे लोगों को लेकर आपके घर में आएंगे। अगर आपसे आपकी घर की पत्नी नहीं संभलती तो फिर हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मेरी माँ ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि माफ़ कर दें, हम माफ़ी चाहते हैं। वे औरतें वहीं से नाक मुंह चढ़ाकर चली गईं और मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मैं फ़ौरन उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ पर भी 1-2 घंटे लगे। वापसी पर डॉक्टर ने मेरी माँ को सुकून की दवाई दी थी। वह कमरे में जाते ही सो गईं और मैं कमरे में आया तो ऋचा फिर से फ़ोन पकड़ देच कर बैठी थी। मैंने कहा, ये सब कुछ क्या है? अभी भी तुम ऐसे आराम से बैठी हो? तुम्हारी वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो रही है, थू-थू हो रही है, लोग मुझ पर थूक रहे हैं। मेरी माँ बीमार हो गई है। अब वे औरतें घर में शिकायत लेकर आ गईं। पता है, वे तो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सुना है, ऐसी औरतें दूसरों के बारे में ऐसी बातें करती हैं जबकि अपने भी किरदार उनके साफ नहीं होते। मैंने कहा, इसका मतलब तुम्हारा किरदार भी साफ नहीं? उसने कहा, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। वह खुद ही मेरी तारीफ़ें कर रहा था। फेसबुक से उसने मेरा नंबर ले लिया, फिर मुझसे संपर्क करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुमने अपना नंबर सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट पर भी डाला हुआ है? उसने कहा, मैंने नहीं डाला हुआ, उसने खुद ही किसी तरह निकाल लिया, अकाउंट के अंदर छुपा के रखा था। मैंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर कितना सुकून है, तुम्हें शर्म नहीं आती। मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें अभी खड़े खड़े तलाक दे देता, लेकिन मजबूर हूँ कि तुम्हें खुद से दूर भी नहीं कर सकता हूँ। इस बात पर वह मुस्कुरा दी। मैं हैरान था कि आखिर यह किस किस्म की औरत है। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं था। पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो गई थी। लोग मुझ पर थूक रहे थे, तरह तरह की बातें बना रहे थे। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलके रह गई थी। ये बात मेरे ऑफिस तक भी पहुंच गई थी। ऑफिस में भी लोगों ने बात करनी शुरू कर दी थी। जब इस तरह की बात फैलती है तो बहुत ज़्यादा गंद मचता है, और मेरी ज़िंदगी में गंद मच चुका था। मैं परेशान हो चुका था। फिर पता चला
कि इस तरह से सिर्फ इस इंसान से ही नहीं बल्कि और ना जाने कितने लोगों से संपर्क रखे हुए हैं, कुछ शादी के पहले से और कुछ शादी के बाद से भी। मेरी माँ बार बार यही कहती थी कि इसे तलाक दे दो। मैं उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन घर आया तो माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अस्पताल ले गया तो उन्होंने मुझे एक बुरी खबर सुनाई कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, क्योंकि उसकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई थी और उसने समझा कि शुगर लो है और थोड़ी सी मिठाई खा ली, जिसकी वजह से शुगर और ज़्यादा हाई हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। लोग आए तो मेरी पत्नी को अजीब नज़रों से देख रहे थे, मेरी माँ का अफसोस कम कर रहे थे और मेरी पत्नी के बारे में सवाल ज़्यादा पूछ रहे थे कि क्या वाकई उसका मोहल्ले के 2-4 लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे पता था कि तुम ये सब जानते हो, फिर भी तुमने उसको रखा हुआ है। बात फैल चुका था। अब मैं क्या करता। रात हो गई तो मैंने पत्नी की तरफ देखा। वह शांति से सो रही थी। आज मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। उसने तो मुझे ये भी नहीं कहा कि अफसोस हुआ। शायद वह दिल ही दिल में खुश हो रही होगी। सास के मरने पे बिला बहू को क्या दुख होता है। ऐसी बहुएं भी हैं जो सास को अपनी माँ समझती हैं, पर आटे में नमक के बराबर हैं। जैसे सास बहुत कम ही अपनी बहू को बेटी समझती है, ये मामला भी दो तरफ़ा है। मैं इस कदर जलील हो गया था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ना ऑफिस में मेरी इज्जत थी, ना मोहल्ले में और न ही घर में। मैंने सोच लिया था कि मैंने क्या करना है। मैंने ऑफिस से इस्तीफ़ा दे दिया और घर को भी किराए पर देने के बाद मैं अपनी पत्नी को एक पहाड़ी इलाके में ले आया, जहाँ पर आसपास कोई भी मर्द नहीं था, और अगर मर्द होते भी तो वो औरतों से बहुत दूर रहते थे। शायद मेरी पत्नी ऐसी जगह पे ही रह सकती थी। यहाँ पर औरतें बाहर भी नहीं निकलती थीं, लेकिन मेरी पत्नी तो ऐसी औरत थी कि घर में बैठकर ही उसने गंद मचाया था। बाहर निकलने की तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। फिर भी यहाँ पर उसे ऐसा कोई मिलने वाला नहीं था। इस बात का मुझे यकीन था। मैंने उसे मोबाइल भी ले लिया। यही फसाद का जड़ था। यही जवान लड़कियों के हाथ में दे दिया जाए तो कोई भी लड़की बहक सकती है। मैंने कहा कि यहाँ पर वैसे भी सिग्नल कम आते हैं, इंटरनेट तो है नहीं, कॉल सिग्नल भी मुश्किल से ही आते हैं, वो भी सिर्फ रात के टाइम। इसीलिए तो मैं उसकी क्या ज़रूरत है। इस बात पर उसने इंतज़ार किया, पर वो भी जानती थी कि अब मेरा मीटर घूम चुका था और जो मेरा दिल करता है मैंने वही करना था। मेरी बीवी घर में अकेली रहती थी और टाइम पास के लिए घर के काम कर लेती थी। यहाँ पर पकाने के लिए भी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती थीं और आने जाने की भी कोई जगह नहीं थी। ना ही कोई सिनेमा था, ना ही कोई मार्केट था, ना कोई शादी हॉल था, ना कोई होटल था जहाँ बैठ के खाना खा सकते थे। शायद मेरी पत्नी को इसी जगह पे रखने की ज़रूरत थी और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक लगा कि अब मेरी बीवी की हरकत बदल गई थी। वह घर के सारे काम करती, क्योंकि वक़्त गुजारने के लिए काम करना पड़ता, खाना भी बनाती। जब मैं घर पे आता तो फ़ौरन मेरी तरफ आती, क्योंकि अब उसके हाथ में फ़ोन नहीं था। उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। इसके लिए मेरी मोहब्बत शायद मेरी गैरत से भी ऊपर निकल चुकी थी। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मैं इस चीज़ में फंस चुका था। उसको खुद से दूर करने का ख्याल भी मुझे डरा देता था। मैं उसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था। फिर मैं ये भी सोचने लगा कि शायद माहौल की वजह से ये सब कुछ होता है। इंसान का भी गुनाह करता है जब वह गुनाह कर सकता है, और उसे गुनाह करने का मौका नहीं मिलेगा तो वह गुनाह से दूर हो जाएगा और फिर उसकी कशिश भी उसके लिए ख़त्म हो जाएगी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं 1-2 साल यहीं पर रहूँगा और जब मेरी बीवी की अकल ठिकाने आ जाएगी तो वापस चला जाऊँगा। माँ तो मेरी इस दुनिया में रही नहीं। अब मेरा बीवी के अलावा और था ही कौन। और मैंने एक दिन देखा कि मेरे घर में कुछ नकाब वाली औरतें आई हुई थीं। मुझे देख के जल्दी जल्दी वापस चली गई। मैंने कहा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा कि आप अकेले रहते हैं तो मोहल्ले में कुछ औरतों से दोस्ती कर ली है। कल परसों मैं उनके घर गई थी, आज ये मेरे घर आई हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है, यहाँ की औरतों की ज़र निगरानी रहोगी तो तुम्हारे दिमाग पर भी अच्छा असर पड़ेगा। ये औरतें बड़ी ही पर्दादार और बहुत ही अच्छी होती हैं। इनकी तरबियत ही ऐसी की जाती है। मैंने जवाब दिया, हाँ ऐसे ही होती हैं। ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन बस वक़्त गुजारने के लिए तो अच्छी हैं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन इन औरतों की एक हरकत मुझे बड़ी अजीब लग रही थी कि जैसे ही मैं घर आता ये मुझे देखकर भाग जातीं। मैंने कहा, इतनी भी क्या पाबंदी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी पत्नी औरत से कोई चीज़ ले रही थी और मुझसे छुपा रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने झूठ बोला। मैं सोचने लगा कि कहीं मेरी पत्नी मुझे ज़हर देकर किसी के साथ भाग ही न जाए। मर्द जब औरत से लड़ाई झगड़े करता है तो उसे ये बात भी दिमाग में रखनी चाहिए
कि अगर वो चाहे तो अचानक से उसके खाने में जहर मिला सकती है, क्योंकि घर का खाना तो वही पकाती है। मैं थोड़ा परेशान हो गया और सोच लिया कि मैंने क्या करना है। अब मैं भी अपनी पत्नी की तरह चालाकियों से काम लेना शुरू कर दिया। एक दिन बुर्का पहनकर इन औरतों के साथ ही अपने घर में दाखिल हो गया। जब वो औरतें मेरे घर में दाखिल हुईं तो मैं भी अंदर चला गया, ये देखने के लिए कि मेरी पत्नी क्या करती है। लेकिन जैसे ही इन औरतों ने देखा कि हमारे साथ एक औरत है, उन्होंने मुझे बुरी तरह से पकड़कर एक कुर्सी पे बिठा दिया। मैं हैरान रह गया कि औरतों के अंदर इतनी ताकत, लेकिन पता चला कि वो औरतें नहीं मर्द थे जो बुर्का पहनकर मेरी पत्नी से मिलने के लिए आते थे। मेरी पत्नी अब सिर्फ एक या दो लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, बल्कि वो तवाइफों से भी ज़्यादा बुरे काम कर रही थी। जब मैंने यह देखा तो हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि तेरे बारे में तो हमें पहले ही पता है, तुझसे रुचि की जान छुड़ाएंगे, तू हम सबका दुश्मन है। मैं हैरान रह गया कि मेरी तो जान पर बन गई थी। ये सारे मिलकर अगर मुझे मारना शुरू करते तो मेरे अंदर क्या बचता। थोड़ी देर के पास रुचि वहाँ आ गई और उसने कहा कि छोड़ दो इसको। वो लोग वहाँ से चले गए। मैंने पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब क्या है, पर मैं ऐसी ही हूँ। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी ज़िंदगी का ये सब एक हिस्सा है। मैं किसी की पत्नी बनकर नहीं रह सकता। मैंने कहा, उसके कपड़े धोती रहूं, उसके बच्चे पैदा करूं। शायद मैं इन सारी चीज़ों के लिए बनी ही नहीं हूँ। उसने कहा, तुम जो भी समझो, मैं तुम्हारा घर नहीं संभाल सकती हूँ। मैंने कहा, यह तो वही बात हो गई कि गंदगी में रहने वाले कीड़े को अगर मखमल पे बिठा दूं तो वह मर जाता है, क्योंकि वह गंदगी का आदी हो जाता है। उसने कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरा ज़मीर नहीं जगा सकते। मैंने कहा, मेरी मोहब्बत भी तुम्हारा ज़मीर नहीं जगा सकती। उसने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की भी कदर नहीं है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम मुझे किसी तरह छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं तलाक लेती तो सारा लोग मेरे पीछे पड़ जाता, और लोग वैसे भी मेरे पीछे पड़ ही गया है। तुम मुझे अच्छी जगह ले आए, यहीं पर मैं अपना कोई सिस्टम चला लूँगी, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? जब औरत अपनी ज़बान से ये सब कुछ कह रही हो तो फिर मैं क्या करता? मैंने उसे तलाक दे दी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। मैंने अपना सामान उठाया और वहाँ से चला गया। अब मेरा उसके साथ क्या मामला था? अपना ख्याल वह खुद रख सकती थी। मैं वापस आया, फिर से अपने ऑफिस में काम करने लगा और अपने घर में रहने लगा। लोगों ने जब पूछा कि तेरी पत्नी कहाँ गई, तो मैंने कहा कि मैं उसे छोड़ चुका हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे नाम के साथ से भी बदनामी हट गई। लोगों ने कहा कि अगर पत्नी बुरी थी तो उसने भी तो उसको छोड़ दिया। पर अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। मैं दोबारा किसी औरत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अपनी ज़िंदगी को बिना कोई टेंशन के जीना चाहता हूँ। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद मैं रुचि की मोहब्बत में जल रहा हूँ, लेकिन बस फ़िलहाल मुझे मैं ज़िंदगी में और कोई भी नहीं चाहिए। आप लोग बता सकते हैं कि गलती किसकी थी? मैंने तो आखिर तक उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ बुरा ही किया। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि ऐसी बीवी किसी को ना मिले। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें